अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज हैरान कुन वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी की पेशी थी उस मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो चल रहा है एहतसाब अदालत में, जज मोहम्मद बशीर की उसमें एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी आए। ये तो उनका रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है जब वो अदालत में आते हैं और उनके साथ एक उनकी बड़ी फ़ौज होती है उनके एहलकारों की। वो ज़बरदस्त तरीके से वहाँ आते हैं। उनकी जितनी भी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, जितनी आसिफ जरदारी अपनी सियासी बिलावल हाउस में बैठ के या लाड़काना में या लुडेरो हाउस में बैठ के जो सियासी कार्रवाइयाँ करते थे, वो आजकल अहाता अदालत में होती हैं। वो या कभी तो जज अरशद मलिक के कमरे में होती हैं या जज मोहम्मद बशीर साहब के कमरे में होती हैं। ये एक सिलसिला उनका जब से वो नेब कोर्ट में पेश होते हैं, ये तो खैर चल ही रहा है। इससे पहले एक दफ़ा मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ हल्का सा, ऐसा हुआ था कि आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने कमरा अदालत के अंदर ही एक पुलिस एहलकार से, फ़ीमेल पुलिस जो थी, उनसे बदतमीज़ी की थी और उनको इतना डांटा था कि वो लड़की रोते रोते जो है वो कमरा अदालत से बाहर चली गई थी। उस पर भी बात करेंगे। आसिफ जरदारी ने आज जो बदमाशी की है अदालत में, इसको बदमाशी कहना चाहिए वाज़े तौर पे। अपने ही गार्ड को जो उन्होंने डंडा मारा है, इसकी क्या वजूहत हुई, ऐसा क्यों, और आज आसिफ जरदारी ख़ास तौर पे अदालत में क्या कुछ करते रहे, किस तरह की सियासी बैठक सजी, इस पर बात करेंगे, उनकी पेशी और उस कार्रवाई पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो हम एहतसाब की बात करते हैं, कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिल दुखता है कि एक तरफ रियासत मदीना के हुक्मरान, उसका दावा करने वाले शायद जो ज़ाती तौर पे ख़ुद उसकी मानवियत से भी वाकिफ़ नहीं है, वो लोग भी रियासत मदीना की बात करते हैं। ख़ान साहब को एक चीज़ देखनी चाहिए, रियासत मदीना का ये मतलब है कि अगर ये भी कुत्ते के बारे में भी सवाल हो सकता है। इस हद तक खलीफा वक्त जो है वो परेशान है। वो कहते हैं कि अगर कुत्ते को प्यास लगेगी या उसको तकलीफ़ पहुँचेगी तो मुझे लगता है कि उसके जवाब भी मुझसे ही लिया जाएगा। इस हद तक परेशानी होती है। खैर, इस पर कभी ज़रूर बात करेंगे, रियासत मदीना या उसके खदो खाल क्या थे या उसके क्या क्या मुआहदात थे। रियासत मदीना किन मुआहदात का नाम है, किन इंसानी और समाजी और इमरानी नज़रियात पे मबनी रियासत का नाम है, और किस तरह से हमारी रियासत उससे इंतहाई दूर है, किस तरह से हमारे हुक्मरानों के रवैये हैं, कितनी शफाकियत उनमें झलकती है। एक तरफ अगर एक गरीब मजलूम इंसान पकड़ा जाता है, कोई सलाउद्दीन पकड़ा जाता है, तो उसकी एक दो रातों के अंदर अंदर चमड़ी उतर जाती है। वो चीख चीख कर उससे कुत्तों की आवाज़ें निकाली जाती हैं। और दूसरी तरफ बदमाशी होती है अदालत में। मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज आसिफ जरदारी की बात, लेकिन ये भी आप उसी ही अदालती निज़ाम का, उसी ही रियासत का जिसको ये मदीना से ताबीर करते हैं, उसी रियासत का एक चेहरा भी ये भी है कि बड़े बड़े लोगों की जो मेकअप की तह हैं वो दिन ब दिन गाढ़ी और दिन ब दिन उनका जो गाज़ है वो मज़ीद पुख्ता होता है। लेकिन दूसरी तरफ गरीबों की चमड़ियाँ उतरती हैं, उनको जलाया जाता है, उन पर पानी डाला जाता है, तेज़ाब डाला जाता है, उनसे पता नहीं क्या क्या काम लिया जाता है। आखिर ये इंतहाई तकलीफ दह बात है। रियासत मदीना के दावेदारों को इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए कि इंसाफ सबसे बुनियादी इकाई है। किसी भी समाजी निज़ाम में, किसी भी माशरती तश्कील की सबसे जो बुनियादी और असासी नौइयत का जो अमल है वो इंसाफ है। अगर कोई रियासत इंसाफ जैसा अव्वलीन काम नहीं कर सकती, वो इससे महरूम है, तो उसको ये कभी भी क्लेम नहीं करना चाहिए। ये मजाक है मेरे नज़दीक। उससे इस तरफ जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे मैं ये करूँ। कुछ लोग अभी जो मैंने इंटरव्यूज़ किया था, एक हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जो तकरीबन 20-22 रोज़ कर्फ्यू की हालत में रहे और उसके बाद अभी उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। बहुत सारे लोग कुछ मुझे ये कह रहे थे कि आप इनकी लाइव वीडियो करें और इनके साथ गुफ्तगू करें, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे इंतहाई नईफ दिमाग के लोग कि ये फेक वीडियो है, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कभी ऐसी बात नहीं है ना, कभी ऐसी नौबत आई है कि इस तरह की फ़ेक वीडियो लगा के अपनी ऑडियंस को गुमराह किया जाए। मैं इसको सरासर गुमराही समझता हूँ, इसको मैं ख़यानत समझता हूँ, इसको मैं कभी भी एक मुनासिब हरकत नहीं समझता। कोई ऐसी अगर हरकत करते तो मेरे नज़दीक वो ना सिर्फ ख़ुद गुमराह हो रहा है बल्कि अपनी ऑडियंस को भी गुमराह कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। जो मैंने उनके साथ गुफ्तगू की वो उसके बहुत कम हिस्से हम चला सकते हैं। ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, मुझे पता है लोग किस तकलीफ़ और किस मसाइब से गुजर कर वहाँ पहुँचते हैं, और फिर अगर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो जाए तो उनकी फैमिली पे कितने मसाइब के पहाड़ टूटते हैं। डॉक्टर अरसलान अगेन उनका फ़र्जी नाम है। जो लोग ये कह रहे थे कि आपने उनका एग्जैक्ट नाम इस्तेमाल किया, मैंने वो वीडियो में भी ये बात की थी। लोग सुनते नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, या एकदम से ऐसे ही वो कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं या कॉल करते हैं। डॉक्टर अरसलान उनका फ़र्जी नाम है, उनका असल नाम कुछ और है, उनकी जगह कहीं और है, और अब जो है वो महफूज मकाम पे है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ख़ुद ये कहा था कि भाई अगर आप मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करेंगे, तो मेरे साथ एक दोस्त के साथ ही ये वाक़या हुआ है, उसने भी कोई इस
इस तरह से सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट किया था। और फिर उन्होंने साथ एक उस डॉक्टर का भी हवाला दिया कि जिसने ये कहा था कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो हमने अपनी दवाइयाँ जो है वो कश्मीर में इंटरनेट के जरिए मंगवानी होती हैं, तो आप कम से कम इंटरनेट की सर्विस को बहाल कर दें। तो उसको भी उन्होंने धर लिया था। तो इस हद तक तकलीफ दे चीज़ें हैं, हालात इस हद तक पहुँच चुके हुए हैं। इसके साथ एक और बात, हुसैन जिसके बारे में मैंने वीडियो की थी कि हुसैन ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया है, हुसैन के लिए इंतहाई दवाओं की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं उसकी हालत ख़तरे से बाहर है, उसका ऑपरेशन हुआ है। इतलात ये हैं कि सांस की नाली में जो है वो गोली लगी थी और वो 4 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद अब उसको अल्हम्दुलिल्लाह ICU से सर्जिकल वार्ड में मुंतकिल किया है। उससे हैरानकुन बात आप ये देखिए, जब उसको होश आया चंद लम्हों के लिए तो उससे ये पूछा गया कि आप बताइए क्या अब भी आपका वही जज्बा है, अब भी आप लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने की बात करेंगे? तो उसका जवाब ये था कि मैं ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करूंगा बल्कि आप मुझे 4 अक्टूबर को श्रीनगर में इसी झंडे को दोबारा गाड़ते हुए देखेंगे। तो ये एक बात है। मैं इसके साथ एक और बात लिंक करूँ कि जब उसको ये इतलात चल रही थी सोशल मीडिया पर कि हुसैन को खून की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप यकीन मानिए नॉर्मली अगर कोई बंदा इस इमरजेंसी से गुजरा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इर्द गिर्द के लोग दोस्त यार उस वक्त जो मौजूद होते हैं वही दे देते हैं। पूरे कश्मीर से लोगों ने कैंपेन लॉन्च कर दी। ये वो जज्बा है, ये वो फिक्र है, ये वो लोगों के अंदर जो है वो हुर्रियत का जज्बा इस वक्त जो है वो जन्म ले चुका है। इस हद तक चीज़ें पहुंच चुकी हैं कि एक बंदा नीलम वैली से जो है उसको खून देने के लिए वहाँ से चल रहा है। ये एक आपको इस बात को समझनी चाहिए कि कश्मीरी अगर उस पार अकूबत का शिकार है तो इस पार भी कश्मीरी चैन से नहीं बैठे हुए, वो मुतहिद हैं, इस चीज़ को वो समझते हैं। तम उसका इलाज हो रहा है, वो उसकी हालत ख़तरे से बाहर है और उसका जज्बा जो है अगेन दीदनी है। इंशाल्लाह मौका मिला तो उसका भी ज़रूर इंटरव्यू करूँगा। मैं ये आपसे गुजारिश करूँ कि एहतसाब अदालत में जो आज की कार्रवाई हुई वो इंतहाई हैरान कुन थी, मामूल की कार्रवाई इसलिए इसको मैं नहीं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा कोई समात नहीं हुई, चूँकि जो रेफरेंस को सुनने वाले जो मुतलका जज हैं वो छुट्टी पे हैं। तो उसके बाद जो हमारे जो यूँ समझ लें कि एक डिप्टी जज हैं जज जवाद साहब, उन्होंने इस केस को सुना तो नहीं, उन्होंने कहा जी कि ठीक है जो मौजूदा मुतलका जज हैं वही सुनेंगे, ताहम मैं इस केस में कोई नहीं सुन सकता। तो उनकी केस सुने बगैर जो केस की समात है वो 19 सितंबर तक मुलतवी हुई। हैरान कुन बात मैं आपको बताऊं, आसिफ जरदारी की बिल्कुल हालत पतली हुई है। वो पहले वाला तुम तराक बाकी नहीं है। जिस तरह से वो जाली अकाउंट में पहले आते थे बड़े हशाश बशाश, जब अरशद मलिक की अदालत होती थी तो बड़े पुर वकार अंदाज में अदालत में दाखिल होते थे, वो गुफ्तगू करते थे, वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, जुगतबाजी करते थे। पार्टी की मीटिंग तो अब भी चलती है लेकिन उस वक्त उनका एक और चेहरा था। अब जब से वो इसी से महरूम हुए उनकी अदालत, तो उनको बड़े चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गया हुआ है। यूँ समझिए कि वो नारो लेने की बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं। अदालत काम शुरू हुआ जैसे कार्रवाई, तो खोसा साहब ने ये दलाइल देना शुरू किए। लतीफ़ खोसा जो उनके वकील हैं, अयान अली के भी जो मारूफ मॉडल जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, जो भागी हुई है उसके भी वही वकील हैं, उन्होंने ये दलाइल दी कि सर ऐसी हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, हमें गर्मी लगती है, ऐसी जो है वो हमें दिया जाए। तो फिर अदालत ने उनसे पूछा कि आप बताएं आप पहले भी जेल में थे तो आप को कैसे जो है ना पहले तो आपको ऐसी पहले भी क्या आपको ऐसी दिया गया था? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें पहले भी ऐसी दिया गया था। आसिफ जरदारी खुद रोस्टम पे आ गए, उन्होंने कहा जी पहले बिल्कुल मुझे ऐसी दिया गया था। हमारे एक और दोस्त हैं GNN से रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा जी कि जेल का जो कानून है वो तो इस बात की इजाज़त नहीं देता, 1978 का कानून, उसमें सिर्फ अगर आप कोई हाई प्रोफाइल है तो आप सिर्फ अपने ज़ाती खर्चे पे जो है वो किसी को रख सकते हैं, मुलाजम अपने घर के कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं या घर के खाने की हद तक, तो इससे ज़्यादा आपको अखबार दिया जा सकता है, LED, तो आपको ये फ्रिज और AC और इस तरह की चीज़ें तो कहीं भी नहीं लिखी हुई। आसिफ जरदारी अगेन उन पर भी गुस्सा हुआ है कि भाई हमें जब उस वक्त जेल में था तो उस वक्त भी मुझे ये दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि अब जो है ना ये से छीन लिया जाए। सलीम मांडी वाला आए हुए थे, नफीसा शाह आई हुई थी, मुलाकातें फिर उनकी शुरू हो गई। जैसे कार्रवाई खत्म हुई तो फिर जज मोहम्मद बशीर के कमरे में चले गए, वहाँ मुलाकातें होती हैं, पार्टी की सिगरेट पिए जाते हैं। आप यही एक चीज़ देख लें, एक जो मुलजम बेचारा पकड़ा जाता है जो बेज़बान होता है, उसको मार मार के उसकी चमड़ी उतारी जाती है। दूसरी तरफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग अरबों रुपए के जो डाके और फराड हैं उनके जो केसेस के मुलजम हैं वो अय्याशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, पानी पीते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, बैठते हैं अपनी मर्जी से, क्या मजाल उनको कोई हाथ लगाए। फरियाल तालपुर का वाक़या मैंने आपको बताया, इसी तरह खड़ी थी वो सिर्फ वो पुलिस की खातून उनके पीछे, और उन्होंने उसको इतना झिड़का था कि वो बेचारी रोते रोते कमरे से बाहर चली गई थी। हालांकि कमरा अदालत था और उनकी रोज़मर्रा की जो कार्रवाई है उनकी रूटीन की उनके केस की समाअत थी, इस दौरान ये वाक़या हुआ था। आज फिर आसिफ जरदारी ने बड़ी बदमाशी दिखाई, उन्होंने अपने ही सिक्योरिटी गार्ड को, हालांकि वो आगे बढ़ रहे थे, जब रश होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाँव पे पाँव भी आ जाता है बाज़ औक़ात,
तो आसिफ जरदारी ने उनको जो है ना बड़ी सख्ती से छड़ी से रोका, उसकी फुटेज भी बनी। ये एक चीज़ देखने वाली होती है कि आप किस तरह से उस पूरे रियासती ज़मामे कार को अपनी लपेट में ले लेते हैं। अगेन रियासत मदीना वालों से इतनी दरख्वास्त ज़रूर है, कम से कम ये चीज़ ज़रूर देखें कि इंसाफ का मानी ये है कि जो जालिम है उसको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि उसने जुल्म किया हुआ है। यहाँ ताकतवरों को ऐसी चाहिए होते हैं, उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता है, उनको सिगरेट चाहिए होते हैं, उनको मीटिंग्स चाहिए, उनको फ़ोन कॉल चाहिए। जितनी भी आसिफ जरदारी की सियासी मुसरफियात होती हैं वो मुझे लगता है तय कर दी जाती हैं, शेड्यूल कर दी जाती हैं कि जब उनकी पेशी होगी उस दिन इस बंदे ने आना है, मिलना है। और इससे पहले भी एक वाक़या ऐसे हुआ था कि वो एक सिंध के एक वज़ीर थे, वो आए, उससे पहले उनकी हाज़िरी लगी और दूसरे दिन पता चला जी उनको वजारत भी मिल गई है, सईद गनी को हटा के उनको वजारत का कलमदान सौंप दिया गया था। तो ये कार्रवाई होती है अदालत में। आपके साथ ये चीज़ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी थी कि आपको अंदाज़ा हो कि जो ताकतवर होते हैं, जो वो किस तरह से रियासत को अपने हाथ में रखते हैं, वो किस तरह से रियासत की बसात को लपेटना चाहें, तो उनके लिए ये जुम्बश कलम उनके लिए ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, वो कर सकते हैं और उन्होंने किया और करते हैं, रोज़ हमारे आंखों की सामने की बात है। फ़िलहाल मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।